हेलो लर्नर, वेलकम टू एपेक्स लर्निंग। आज की क्लास में हम ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। क्लास अर्थ का चैप्टर 6 हम लोग पढ़ रहे थे, ज्वाला और दहन और ज्वाला। तो दहन के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। आज हम ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे, यानी फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्लेम क्या होता है। फ्लेम, आप लोगों ने मोमबत्ती जलाई होगी, तो मोमबत्ती एक फ्लेम के साथ जलता है, मतलब एक ज्वाला निकलती है उससे, तो वो फ्लेम होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये लैंप का फ्लेम है, ये मोमबत्ती का फ्लेम है, और ये भी एक लैंप है जो कि पेट्रोलियम से जलता है, एलपीजी से चलता है। एलपीजी वाला लैंप आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एलपीजी गैस भरी रहती है और उसको जलाते हैं, तो वो भी एक फ्लेम के साथ चलती है। या फिर आप गैस, अपने घर में गैस देखते होंगे, गैस भी ऑन करते हैं हम, तो वो भी एक फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, तो ये फ्लेम हम समझ गए कि फ्लेम क्या होता है। अब हम जानते हैं कि फ्लेम कैसे बनता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, पहले हम सीख लेते हैं कि फ्लेम कैसे बनता है, फिर इसको अच्छे से देखेंगे कि फ्लेम का क्या क्या होता है। तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है, मतलब जब ईंधन का दहन होता है, किसी भी ईंधन का, जब किसी भी ईंधन का दहन होता है, तो दहन के समय जो पदार्थ, यानी कि ईंधन का जो ईंधन जो वाष्पित होता है, वो ज्वाला का निर्माण करता है, यानी फ्लेम का निर्माण करता है। जैसे कि मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल जब गर्म होता है तो क्या होता है कि आप देखते हैं कि मिट्टी के तेल में एक बत्ती डली होती है, और जब वो बत्ती से मिट्टी का तेल जिसके ऊपर जाता है, तो ऊपर जब इसे जलाते हैं तो उसका जो मिट्टी का तेल होता है, जो वाष्पित भाग होता है, वही क्या होता है, जो वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, वही फ्लेम का निर्माण कर लेता है, यानी ज्वाला का निर्माण करता है। मोमबत्ती के साथ भी सेम होता है। जब हम मोमबत्ती धागे को जलाते हैं तो फिर क्या होता है, जब वो पिघलती है, मोमबत्ती पिघल के वाष्प में परिवर्तित होती है, तो वो फ्लेम का निर्माण करती है। तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वो ज्वाला का निर्माण करता है, जैसे मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती। ठीक है, इसके विपरीत जब हम लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता, जब लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी का कोयला जो होता है वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता, इसलिए किसी भी प्रकार की ज्वाला का निर्माण नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ज्वाला की संरचना को समझने के लिए सबसे पहले एक बार ज्वाला का डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसके बारे में और जो क्रियाकलाप हैं वो हम देखेंगे। तो अगर हम एक ज्वाला को देखें, किसी भी फ्लेम को देखें, मोमबत्ती की ज्वाला को अगर हम देख रहे हैं, तो आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें देखिए, जो बाहर एक ब्लू पार्ट है, ब्लू कलर, यहाँ बीच में थोड़ा सा मरूनिश लिए रेड कलर है, और बीच में येलो, और अंदर जो है वो आपका बिल्कुल येलो, मतलब आपका कह सकते हैं ब्लैक, बिना जला क्षेत्र कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो सबसे बाहरी भाग है ज्वाला का, जो सबसे बाहरी भाग होता है वो सबसे गर्म भाग होता है। क्यों वो सबसे गर्म भाग होता है? क्योंकि यहाँ ईंधन का पूर्ण दहन होता है। जो ईंधन है, यानी कि जो मोमबत्ती है, उसका पूर्ण दहन वाला भाग यहाँ पे होता है, इसलिए ये सबसे बाहरी भाग जो होता है वो सबसे गर्म भाग होता है, क्योंकि ईंधन का पूर्ण दहन होता है, और इसका कलर कैसा होता है, नीला कलर। सबसे कम गर्म भाग जो होता है वो आपको येलो या फिर रेडिश येलो दिखेगा। रेडिश येलो यानी कि रेड लिए हुए येलो। और ये जो होता है, ये कम गर्म भाग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ईंधन का आंशिक दहन होता है, मतलब कुछ ईंधन जलता है, कुछ नहीं जलता है, तो ये मध्य भाग होता है, और ये कैसा होता है, पीला कलर का होता है। अब सबसे कम गर्म भाग को अगर हम देखें, सबसे कम गर्म भाग को, तो ये बिना जली हुई मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है। जो मोमबत्ती का बिना जला क्षेत्र होता है, जो ईंधन बिल्कुल नहीं जलता है, मतलब जब भी आप किसी ईंधन का दहन कराते हैं तो वो पूर्ण रूप से नहीं जलता है, उसका कुछ भाग जलता है, कुछ आंशिक जलता है, और कुछ बिल्कुल नहीं जलता है। ऐसा हर ईंधन के केस में होता है। कोई भी ऐसा ईंधन आपको नहीं मिलेगा जिसका पूर्ण दहन संभव हो। पूर्ण दहन किसी का नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल ज़रूर छोड़ता है जो कि आंशिक रूप से जला हो या फिर बिना जला हुआ हो। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होता है ये बिना जला मोमबत्ती का भाग होता है, और ये आंतरिक क्षेत्र होता है, और ये किस कलर का होता है, काले कलर का होता है। तो ये ज्वाला और ये डायग्राम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसी को ध्यान में रख के हम आगे की चीज़ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ऊपर। देखिए, इसमें कुछ क्रियाकलाप है, ये वाला देखिए।
यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, एक स्लाइड को या फिर कांच की स्लाइड को क्या कर रहे हैं, मोमबत्ती के फ्लेम के पास ले जा रहे हैं। ठीक है, फ्लेम के पास जब आप ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि ऐसा निशान पड़ जाता है, इस टाइप का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आप, अगर आप उसको ऐसे ले जाते हैं, बीच में देखिए आपने कैसे रखा है, तो ये ऐसे क्षेत्र में पहुंचता है जहाँ पे कुछ ऐसा जो बिना जला हुआ भाग होता है, कार्बन जो होता है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। बिना जले हुए भाग को ये प्रदर्शित कर रहा है, ये कार्बन वाले भाग। ठीक है, मतलब पूरी तरह से इसका पूर्ण दहन नहीं होता, ये हमें पता है। तो क्या होता है कि बिना जले भाग का जो कार्बन होता है वो इस स्लाइड पे इकट्ठा हो जाता है। कांच की प्लेट या स्लाइड पे जो गोल काला वलय आपको बना दिखाई देता है, वह ये ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन के कणों का जमाव है। मतलब बिना जले कार्बन के कणों का जमाव है। आपको पता चल गया कि जब किसी भी ईंधन को हम गर्म करते हैं या फिर जलाते हैं, तो उसमें से आपका कुछ भाग जो होता है वो पूरी तरह से जल जाता है और वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है। कुछ भाग ऐसा भी होता है जो पूरी तरह से नहीं जलता, आंशिक जला हुआ क्षेत्र होता है, और कुछ भाग होता है जो बिल्कुल नहीं जलता, तो वो बिना जले हुए कार्बन के कण उत्पन्न करता है, जो आपको इस स्लाइड पे दिख गया। ठीक है, अब ये वाला एक्सपेरिमेंट आप क्या करिए कि एक लंबे पतले तार के लगभग तार को लगभग 30 सेकंड के लिए आप मोमबत्ती की ज्वाला के पास रखिए। तो आप क्या देखेंगे कि जो सबसे भीतरी भाग होगा, भीतरी भाग वो आपका काला पड़ जाएगा, और जो सबसे बाहरी भाग होगा वो रेड तप्त, मतलब रक्त तप्त हो जाएगा, मतलब वो सबसे ज़्यादा तेज़ गर्म होगा। क्योंकि जो मोमबत्ती का बाहरी भाग है वो सबसे गर्म क्षेत्र है, और जो सबसे गर्म क्षेत्र होगा वो किसी भी चीज़ को जल्दी गर्म कर देगा। और जो सबसे भीतरी भाग है, जो सबसे भीतरी वाला भाग है, उसमें क्या हो रहा है, ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है, कार्बन के काले कण उसमें निकलते हैं, जिसकी वजह से जो सबसे भीतरी भाग है वो आपका कुछ काला पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ये आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हमने पहले ही ज्वाला के बारे में पढ़ लिया था कि आउटर जो भाग होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है और नीला होता है। और इसी का उपयोग करके इसी ज्वाला का उपयोग करके सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार जो होता है, आप देखते होंगे कि धातु की एक फूकनी होती है उसके पास, वो ज्वाला को क्या करता है, साइड से फूकता है, साइड वाले भाग को। क्योंकि साइड वाला भाग जो फ्लेम का होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है, और साइड वाले भाग को फूक के वो सोने और चांदी को पिघलाता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि साइड वाले भाग को ही सुनार जो होता है ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का प्रयोग क्यों करता है सोने और चांदी को गलाने के लिए, तो आप कहेंगे इसलिए करता है क्योंकि जो सबसे बाहरी भाग होता है वो सबसे गर्म भाग होता है और पूर्ण रूप से दहन होता है वहाँ ईंधन का, इस वजह से वो सबसे गर्म क्षेत्र होता है। देखिए ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि फ्लेम को कैसे वो फूकनी से साइड वाले भाग से सॉरी गर्म कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईंधन क्या है। इसके पहले एक और टॉपिक, एक और चीज़ है जो हम देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है इसलिए। ये देखिए सारणी 6.2, दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थ को आपको अलग करना है। मोमबत्ती को दहन करते हैं तो ज्वाला देता है, यस देता है। मैग्नीशियम रिबन को भी जलाया जाता है तो वो एक ज्वाला के साथ जलता है। कपूर जलाया है आप लोगों ने, ये भी ज्वाला के साथ जलता है। मिट्टी के तेल वाला स्टोव, ये भी ज्वाला के साथ जलता है। लकड़ी का कोयला, ये आपका ज्वाला के साथ नहीं जलता है, यानी ये ज्वाला नहीं देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईंधन क्या है। तो ईंधन से आप लोग परिचित होंगे, ईंधन क्या होता है। जिसको जलाने पे हमें ऊष्मा मिलती है वही ईंधन होता है। कौन कौन से ईंधन हम प्रयोग में लाते हैं, तो लकड़ी भी ईंधन की तरह कई जगह यूज होता है। आज भी गाँव में लकड़ी क्या होता है, ईंधन की तरह यूज होता है। जहाँ पे एलपीजी सिलेंडर नहीं पहुँच पाया, हालांकि भारत सरकार की जो योजना है उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सबको गैस सिलेंडर, गरीब से गरीब लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर बांटा गया था, तो अब तो हर जगह गैस सिलेंडर की पहुंच है। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग वंचित होंगे, नो डाउट, जिसके पास गैस सिलेंडर नहीं होगा, या फिर होगा भी तो वो शायद गैस अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो क्या करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं
खाना पकाने के लिए। कास्ट कोयला, कोयले का यूज होता ही है, ढाबों पे हर जगह कोयले का यूज होता है। ऐसे ही और ईंधन जो है, पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है, ईंधन है, क्योंकि इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा निकलती है। तो अच्छा ईंधन क्या, मतलब आप कैसे ईंधन को आप अच्छा ईंधन कहेंगे? तो अच्छे ईंधन के कुछ गुण होते हैं जो हम जान लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा ईंधन क्या होता है, तो आप कहेंगे ऐसा ईंधन जो सहज उपलब्ध हो, जो सहज उपलब्ध हो, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो वो अच्छा ईंधन होगा। दूसरा, सस्ता होना चाहिए, सस्ता होगा तो भी वो अच्छा ईंधन होगा। एक तो सहजता से उपलब्ध हो जाए, मतलब आसानी से उसकी उपलब्धता हो। दूसरा सहज हो, और दूसरा सस्ता हो, और वायु में सामान्य दर पे सुगमतापूर्वक जलता हो, मतलब आसानी से जलता हो। हमें पता है कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है, पहले ही हमने देखा था 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, ईंधन की, वायु की और किसी चीज़ से उसको जलाने की। 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है दहन के लिए। तो वायु में सुगमतापूर्वक जलता हो, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, मतलब एक निश्चित अमाउंट अगर हम ईंधन का जलाते हैं तो उससे क्या हो, ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे। और उसके बाद अगला लास्ट कैरेक्टर होना चाहिए अच्छे ईंधन का, कि जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ न छोड़ता हो। अब अवांछनीय पदार्थ यानी कि हमने देखा कि जब हम मोमबत्ती को जला रहे थे और हमने देखा कि जब उसके ज्वाला का हमने अध्ययन किया, तो ज्वाला के अध्ययन में हमने स्लाइड पे देखा कि कुछ कार्बन जैसा काला पदार्थ स्लाइड पे इकट्ठा हुआ, मतलब कि कुछ क्षेत्र ऐसा है जो बिना जला हुआ है, कार्बन के कण हैं जो क्या हुआ, स्लाइड पे इकट्ठा हुआ। मतलब कोई भी अगर आप ईंधन जलाते हैं, मोमबत्ती भी एक ईंधन है, तो वो ज्वाला के साथ जला, लेकिन उसका कुछ भाग जो है वो कार्बन के कण, जो बिना जला भाग है वो कार्बन के कण के रूप में निकल रहा है, जो नहीं जल रहा है, वो भी आपके पर्यावरण में निकल रहा है। तो उसके उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ ना छोड़ता हो। तो कुछ चीज़ें फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ईंधन, ईंधन किसे कहते हैं, ये ईंधन क्या होता है ये देखा हमने। और एक अच्छा ईंधन क्या होता है कि जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, सस्ता हो, वायु में सामान्य दर पर आसानी से जलता हो, और फिर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, और जलने के बाद कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। तो ये सारे गुण अगर किसी ईंधन के अंदर होंगे तो वो ईंधन एक अच्छा ईंधन कहा जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जो कि एक आदर्श ईंधन हो। आदर्श मतलब कि उसके अंदर ये सारे गुण हो, जितने गुण अभी हमने पढ़े एक अच्छे ईंधन के, वो सारे गुण किसी भी ईंधन के अंदर नहीं होते हैं। मतलब प्रत्येक ईंधन जब हम जलाते हैं तो कुछ ना कुछ वो अवांछनीय पदार्थ छोड़ता ही है। तो आदर्श ईंधन कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ईंधन के मूल्य में भिन्नता होती है, आपको पता ही है। पेट्रोल दे जैसे कितना महंगा ईंधन है, एलपीजी भी महंगा ईंधन है, लेकिन वहीं पे कोयला और लकड़ी ये सब क्या है, सस्ते ईंधन है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ईंधन की सूची अगर आप बनाएंगे तो ठोस, द्रव और गैस 3 प्रकार के ईंधन आप बना सकते हैं। तो ठोस में क्या आएगा आपका, लकड़ी, कोयला, ये ठोस में आएगा। द्रव में क्या आएगा आपका, मिट्टी का तेल, ये द्रव ईंधन के अंदर आएगा। पेट्रोलियम द्रव ईंधन के अंदर आएगा। और गैसीय ईंधन का की आप सूची बनाएंगे तो उसमें क्या आएगा, सीएनजी आपका ईंधन है, वो जो क्या है, गैसीय ईंधन है। और आपका एलपीजी भी गैसीय ईंधन के अंतर्गत आता है। तो इसकी सूची आप लोग बनाइएगा। ईंधन दक्षता नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ईंधन दक्षता। मतलब कोई भी ईंधन अगर कितना दक्ष है, मतलब एक निश्चित अमाउंट में अगर कोई ईंधन ज़्यादा उसमें ऊष्मा निकल रही है तो कहा जाएगा कि वो अधिक दक्ष ईंधन है, मतलब अधिक अच्छा ईंधन है। दक्षता मतलब अच्छा होना। सॉरी। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी का एक निश्चित मात्रा में उबालें, एक निश्चित मात्रा पानी की दे दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि उसको गोबर के उपले से या कोयले से या एलपीजी से उबालिए, तो आप कौन सा ईंधन चुनेंगे? सोचिए आप लोग कौन सा ईंधन चुनेंगे। तो चलिए सोचिएगा, पहले हम उसके बाद का देख लेते हैं ईंधन दक्षता के केस में।
कि किसी ईंधन को, अगर कोई ईंधन है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम, किसी ईंधन का 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से, मतलब उसको पूर्ण रूप से जलाकर प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका क्या कहलाती है, ऊष्मीय मान कहलाती है। किसी ईंधन के, मतलब 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है या ऊष्मा प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है, वो उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होती है वो उसका ऊष्मीय मान कहलाता है, और इसे किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जिस ईंधन का ऊष्मीय मान ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दक्ष ईंधन होगा, ठीक है। यानी 1 किलोग्राम ईंधन के दहन से अगर जिस ईंधन की ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी वो आपका ज़्यादा दक्ष ईंधन होगा, उसकी ईंधन दक्षता अधिक होगी, ठीक है। तो जब हम गोबर की उपले और लकड़ी से और एलपीजी से अगर आपको पानी गर्म करने को कहा जाएगा तो आप एलपीजी को चुनेंगे, क्योंकि एलपीजी की ईंधन दक्षता ज़्यादा होती है, क्योंकि 1 किलोग्राम एलपीजी से ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसको हम देख लेते हैं, यहाँ सारणी में दिया है कि किसका ऊष्मीय मान ज़्यादा है। देखिए, अगर हम गोबर के उपले की बात करें तो इसका ऊष्मीय मान होता है 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम गोबर को जलाने पे, गोबर के उपले को जलाने पे हमें 6000 किलो जूल जो है 6000 से 8000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर लकड़ी की बात करें तो लकड़ी के 1 किलोग्राम को जलाएंगे तो 17000 से 22000, ऐसे कोयले को तो 25000 से 33000, पेट्रोल की बात करें तो 45000, डीजल तो 45000। ये सारे आप लोग देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा ईंधन दक्षता किसकी है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को जलाने पे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है 1,50,000 किलो जूल। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को जलाने पे 1,50,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। एलपीजी पे देखिए, एलपीजी पे 55,000। तो अगर आप गोबर के उपले और लकड़ी की बात करें तो एलपीजी से आप ज़्यादा आसानी से और तेज़ी से गर्म कर सकते हैं पानी को, क्योंकि इसकी ईंधन दक्षता ज़्यादा है, इसका ऊष्मीय मान ज़्यादा है। तो ऊष्मीय मान आप लोग समझ गए होंगे और ईंधन दक्षता को भी समझ गए होंगे। इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन, आप लोग सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो जो जितने भी रॉकेट हमारे वहाँ, जो अंतरिक्ष में जितनी भी चीज़ें भेजी जाती हैं उसमें जो होता है हाइड्रोजन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ईंधन के दहन के हानिकारक उत्पाद, ईंधन के दहन से कुछ हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। हमने देखा ही कि जब ईंधन को हम जलाते हैं तो उसका पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है। तो जब पूर्ण रूप से दहन नहीं होगा तो कुछ ना कुछ हानिकारक उत्पाद भी प्राप्त होंगे। वो कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। पहला, लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन के कण छोड़ते हैं। मतलब जब इनको जलाते हैं तो इनका पूर्ण दहन नहीं होता है, बिना जले कार्बन के कण छोड़ते हैं। और ये जो सूक्ष्म कण होते हैं ये बहुत ही खतरनाक प्रदूषक होते हैं, और ये क्या करते हैं, श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब मनुष्यों में, जानवरों में ये श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है ईंधनों का अपूर्ण दहन, मतलब पूर्ण रूप से दहन नहीं होता, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और ये गैस जो होती है वो बहुत ही विषैली होती है, और बंद कमरे में अगर कोयला जलाना खतरनाक होता है क्योंकि इससे बंद कोयले में अगर आप कोयला जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, और इससे जो कमरे में सो रहा व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बंद कमरे में अगर आप कोयला जला के छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि इसका पूर्ण दहन नहीं होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। जो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही खतरनाक होती है, जिससे अगर उस कमरे में कोई सो रहा हो तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आएगा, एक निश्चित अमाउंट में ऑक्सीजन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाएगा तो सांस में क्या जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी जो उस कमरे में सो रहा होगा। तीसरा,
अधिकांश ईंधनों के दहन के समय पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मतलब हमने पहले ही देख लिया था कि जब ईंधन का दहन होता है तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व ऊष्मन का कारण बनती है। मतलब क्या करती है, ये पृथ्वी को गर्म कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा जब कार्बन डाइऑक्साइड की होती है तो ये पृथ्वी को गर्म करती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि जो होता है वो उसे हम कहते हैं विश्व ऊष्मन। अन्य बातों के साथ इसे हिमनद, अगर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, जितने भी ग्लेशियर होंगे यानी हिमनद होंगे वो पिघलेंगे, ठीक है। और जब वो पिघलेंगे तो समुद्र में जाके मिलेंगे, पानी उसका नदियों में जाएंगे, नदियों से समुद्र में जाएंगे और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। तो समुद्र के किनारे किनारे के जो क्षेत्र हैं जिन्हें हम कहते हैं तटीय क्षेत्र, वो क्या होंगे, बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे, वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। और ये भी हो सकता है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से डूब जाए, जलमग्न हो जाए, मतलब स्थायी रूप से वो जलमग्न हो जाए। तो ये भी हो सकता है। सोचिए कितना खतरनाक होगा ये। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्या प्रदूषण उत्पन्न करता है ये देखते हैं। कोयले और डीजल के दहन से जब कोयला और डीजल जलता है, जैसे कि आप देखते हैं कि जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट के साधन है, परिवहन के साधन है, उसमें क्या होता है, कोयला और डीजल ही यूज होता है। तो कोयले और डीजल के दहन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोयले का उपयोग आपका ढाबे वगैरह पे होता है। डीजल जो गाड़ियाँ चलती हैं डीजल से चलती हैं, तो इनके दहन से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है ये बहुत ही दम घोटू और संक्षारक होती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। जो पेट्रोल इंजन होते हैं, जैसे कोयला और डीजल क्या आता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलती है। पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ये दोनों जो होते हैं ये वातावरण में जाते हैं और फिर क्या करते हैं, अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। ये वातावरण के वर्षा के जल के साथ मिल जाते हैं और जल से मिलके ये क्या बनाते हैं, अम्ल बना लेते हैं। और जब ये बारिश के रूप में बरसते हैं तो ये अम्ल वर्षा के रूप में बरसते हैं। और ये जो अम्लीय वर्षा होती है ये क्या करती है, फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जितने भी ईंधन है, जब हम ईंधन को जलाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे उत्पाद उत्पन्न होते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। तो इसमें 4 टॉपिक हमने पढ़ा। सबसे लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि कोयला और डीजल के दहन से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और पेट्रोल के दहन से नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड निकलते हैं। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड जो होते हैं वो वातावरण में जाते हैं और वातावरण के जल वाष्प से क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। और ये अम्ल जब वर्षा की बूंदों के साथ नीचे आता है तो इसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा। और ये अम्ल वर्षा जो होती है भवनों के लिए, मृदा के लिए और फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर अब सीएनजी हमने पढ़ा था कि सीएनजी क्या होता है, एक स्वच्छ ईंधन होता है। तो इसी वजह से इसका उपयोग हो रहा है क्योंकि इन दोनों की अपेक्षा, डीजल और पेट्रोलियम की अपेक्षा ये थोड़ा अच्छा ईंधन होता है और कम मात्रा में ये क्या करता है, सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन करता है। इसलिए ये एक अच्छा और स्वच्छ ईंधन होता है। तो सीएनजी क्यों एक अच्छा ईंधन है, क्योंकि ये कम मात्रा में सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन करता है। वातावरण में ये डीजल और पेट्रोलियम की अपेक्षा कम मात्रा में सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन करता है। अब देखिए सर्दियों से क्या होता है, लकड़ी को घरेलू उपयोग या औद्योगिक निर्माण के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं क्योंकि सस्ता होता है, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जब ईंधन का उपयोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करेंगे तो लकड़ी आपको पता है बहुत ही बेशकीमती होती है। इसके लिए आप लकड़ी काटेंगे तभी तो ईंधन के रूप में करेंगे। और लकड़ी का काटना या फिर पेड़ पौधों का काटना अच्छा नहीं होता, पर्यावरण को इससे हानि होती है। तो ये पूरे चैप्टर को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं करा दूंगी लाइव, क्योंकि एक बच्चे ने कहा था मुझे कि मिस इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दीजिए, तो वो भी मैं करा दूंगी वीडियो में ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका बनाऊंगी और उसमें क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को करा दूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में भी यहीं पे यूट्यूब पे ही इसको दे दूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।